जेपी शर्मा, बायोफिजिक्स फैकल्टी। स्टूडेंट थोड़ा सा ब्रीफ रिवाइज करते हैं। पहले हमने जो प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था, तो प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था कि हाउ कैन वी मेजर द टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग सीजियम क्लॉक यूज करते हैं, और जो न्यू दिल्ली में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी वहाँ पे सीजियम क्लॉक प्लेस्ड है और वो हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बताती है, IST। सो सीजियम क्लॉक से हम बहुत एक्यूरेटली टाइम मेजर कर सकते हैं और कुछ माइक्रो सेकेंड्स का जाके यहाँ पे गेन या लॉस होता है टाइम में इन 1 ईयर। सो ये जो क्लॉक है ये बहुत एक्यूरेटली टाइम को बताती है। फिर हमने कुछ रेंजेस के बारे में डिस्कस किया था कि मास के जो रेंजेस हैं वो 10⁻³ से स्टार्ट होता है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और 10⁻55 तक मास का रेंज है। ऐसे हमने लेंथ के रेंजेस डिस्कस किए थे, टाइम के रेंजेस डिस्कस किए थे। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो टाइम है 10⁻26 आई थिंक, और 24 10⁻24 द लाइफ स्पैन ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल। और लार्जेस्ट टाइम जो हम डील करते हैं फिजिक्स में, दैट इज 10⁻17 एज ऑफ यूनिवर्स। सो वी डिस्कस अबाउट इट ऑल। After that, we discuss briefly about the accuracy and measurement, accuracy and precision. So, what is the meaning of accuracy? कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितना एक्चुअल वैल्यू के क्लोज रीडिंग देगा, that is more accurate. So, accuracy is defined how close the measured value to the actual value or true value of a physical quantity. What is the precision? Precision is depend on the resolution of an instrument, कि वो कितने छोटे से छोटा नाप के देता है, और जो इंस्ट्रूमेंट आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू भी मेजर करके देगा, दैट इज मोर प्रिसाइज। हमने कुछ एग्जांपल्स में डिस्कस किए थे इसके बारे में। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एरर्स इन मेजरमेंट। So what is the meaning of error? So what is error? Error simply defined that if we measured a physical quantity and when it differ from the actual value or true value of a physical quantity, then this difference is called error. हम किसी क्वांटिटी को नापते हैं और नापने के बाद उसका रीडिंग लिखते हैं, दैट इज मेजर्ड वैल्यू, और एक्चुअल वैल्यू उसको स्टैंडर्डली मेजर करके उसके ऊपर लिखा हुआ है। हमें पता है कि हमारे पास जो पैकेट है उसको 1 kg लिखा हुआ है, दैट इज ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी, दैट इज मास। अब जब हम उसको हमारे घर पे या हमारे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं तो वहां से जो रीडिंग आती है उसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। सो द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एरर। अगर हमारे पास 500 ग्राम का एक पैकेट है, उस पे लिखा हुआ है सो दिस इज ट्रू वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी 500 ग्राम। जब हम उसको मेजर करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे घर पे 2 इंस्ट्रूमेंट है और हम उनसे मेजर करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट नाप के देता है हमें 490 ग्राम और दूसरा इंस्ट्रूमेंट हमें नाप के देता है 510 ग्राम। एक इंस्ट्रूमेंट हमें नाप के देता है 490, दूसरा नाप के देता है 510, और एक्चुअल वैल्यू कितना है उसका 500। सो द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एरर। सो 500 to 490 में कितना डिफरेंस है, माइनस करेंगे तो दैट इज 10 ग्राम। सो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना एरर प्रोड्यूस करता है, 10 ग्राम। अब हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से हो सकता है कि हम उसको ठीक से उसके ऊपर प्लेस नहीं कर पा रहे हो सकता है पर्सनल एरर हो। पर्सनल एरर किसकी वजह से होता है, पर्सन की वजह से। इंस्ट्रूमेंटल एरर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में कुछ डिफेक्ट रह गया हो, उसकी वजह से व्हाटएवर कुछ भी रीजन हो सकता है।
हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे ठीक काम करता है। जब हम उसको पहाड़ी पे लेके जाते हैं ऊपर जैसे जैसे हम चढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता चला जाता है। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से हाइट पे जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। तो हो सकता है कि हम हिल एरिया पे हो और वहां पे 500 ग्राम को मेजर कर रहे हैं तो हमारा इंस्ट्रूमेंट कितना रीडिंग देता है 490 व्हाटएवर। इंस्ट्रूमेंट का एरर हो सकता है, कोई पर्सन है वो ठीक से रीडिंग नहीं ले पा रहा उसका एरर हो सकता है ये रैंडम एरर हो जो एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। मे भी कुछ भी हो सकता है बट एक्चुअल वैल्यू 500 है और हमें मेजर करने के बाद वैल्यू मिलता है 490। तो द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एरर। सो दिस difference is known as error। और what is error? Error in measurement, हमने जो मेजरमेंट किया है उसमें कुछ एरर आ रहा है। ओके, अब यहाँ देखते हैं एक्चुअल वैल्यू 500 था, हमारा इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, वो हर चीज को 10 ग्राम ज्यादा नापता है। वो हमें कितना नाप के देगा 510 510 500 में कितना डिफरेंस है अगेन 10 ग्राम। तो 490 नापता है तो भी 10 ग्राम, दोनों का डिफरेंस। 510 नापता है तो भी 10 ग्राम। या हम ये कह सकते हैं -10 है और ये ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो ये हो सकता है +10 है और ये वाला -10। 500 माइनस 510। ओके, तो यहां से एक चीज और समझ में आती है। एरर का मतलब समझ में आ गया। एरर क्या है? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस। ट्रू वैल्यू में हम चाहते हैं कि कोई वो बहुत स्टैंडर्ड इक्विपमेंट से मेजर किया हुआ है, ये हमारा फिक्स है। हमारे जो लोकल इंस्ट्रूमेंट है वो ऐसा नाप के देते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, क्या क्या वजह से प्रॉब्लम हो सकता है डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एरर। बट हमने क्या देखा कि ये जो डिफरेंस है ये एरर है। एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एक्चुअल वैल्यू से कम नापा गया है तो पॉजिटिव एरर है और ज्यादा नापा गया है तो नेगेटिव एरर है। तो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा हो या कम हो एरर ही होगा। ठीक है, सो यहां से एक चीज और पता लगी कि एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, सो लेट्स डिफाइन द एरर। व्हाट इज एरर? एरर इज द डिफरेंस। व्हाट इज एरर? Error is what? The difference between true value and measured value. The difference between true value and measured value is known as error. So this is true value minus measured value. This is error. Okay. Error may be positive. May be positive or negative. एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हम किसी क्वांटिटी के साथ उसके एरर को कैसे लिखेंगे? तो हमारे पास सपोज मास है और हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं या हमने 10 रीडिंग ली, मास की बार रीडिंग ली 10, तो हम देखते हैं कि हमारे पास मास है सपोज 10 kg और हम ये देखते हैं कि उसमें मिनिमम जो एरर आती है तो वो आती है 0.2। 200 ग्राम प्लस भी हो सकता है और 200 ग्राम माइनस भी हो सकता है। 0.2 kg का मतलब 200 ग्राम। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट 10 बार एक ही इंस्ट्रूमेंट से 10 टाइम्स रीडिंग लिया, हर बार रीडिंग का वैल्यू अलग अलग आता है। आप लैब में देखते हैं अगर आप 10 बार रीडिंग लेते हैं फिजिक्स लैब में, केमिस्ट्री लैब में, तो वैल्यू में भी 2-3 बार रिपीट भी हो सकता है सेम वैल्यू। पर हमने 10 रीडिंग लिया और हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो उसका मास है कितना बताता है 10 kg 200 ग्राम, 10 kg प्लस 200 ग्राम और मिनिमम कितना बताता है 9 kg 800 ग्राम और रीडिंग जो है वो सब इसके बीच में है।
केजी या 10 केजी और इसको भी केजी में लिखो 0.2 केजी, तो 10.1 केजी हो गया। मिनिमम कितना आएगा 10 केजी। अब इस बार नेगेटिव साइन ले लो माइनस 0.2, सो दिस इज 9.8 केजी और ये 9 केजी 800 ग्राम होता है। तो जरूरी नहीं कि एक दो रीडिंग आएगी, बाकी जितनी भी रीडिंग आएगी 10 या 20 वो इनके बीच में आएगी। हमने क्या ले लिया है यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम, तो जरूरी नहीं है कि ये दो रीडिंग ही आए और जितनी भी रीडिंग आई है वो सब इनके बिटवीन आए, इन बिटवीन जाए। सो ये एक मेजर क्वांटिटी को लिखने का तरीका है। ये कैसे लिखते हैं, एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी मेजर की। उसमें आपने 50 रीडिंग्स दी हो तो आप ऐसा लिख देंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको प्लस माइनस करके लिख देंगे। तो ये एरर्स को रिप्रेजेंट करने का वे है कि हम क्वांटिटी के मेजरमेंट क्वांटिटी के साथ एरर्स को कैसे लिखते हैं। प्लस माइनस न्यूमेरिकल से मतलब आती है क्योंकि एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर एक्चुअल वैल्यू से कोई इंस्ट्रूमेंट ज्यादा मेजर करके दे रहा है तो वो अच्छा नहीं, उसमें एरर है। कम मेजर करके दे रहा है तो भी वो अच्छा नहीं है, उसमें भी एरर हो सकते हैं। सो देयर मे बी एरर और इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो नाउ लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ एरर। सो फर्स्ट इज we can say that first type of error is systematic error. Okay, first we can write types of error. Types of error. And first one is systematic error. What is the meaning of systematic error? Error produced by the system. What system? जो भी आपने मेजरमेंट के लिए सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम की वजह से अगर कोई एरर इंट्रोड्यूस हो रही है मेजरमेंट में, that error is called systematic error. So error introduced in the measurement due to the system. सिस्टम में कौन हो सकता है, सिस्टम में एक पर्सन हो सकता है जो रीडिंग ले रहा है, और सिस्टम में कौन है, सिस्टम में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू रीडिंग ले रहे हैं। तो अगर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एरर आ रहा है या जो पर्सन है उसके लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से एरर आ रहा है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे आप टेम्परेचर मेजर करते हैं, आपने ऐसा थर्मोमीटर को रखा है, मरकरी वाले थर्मोमीटर की हम लोग बात कर रहे हैं, डिजिटल की नहीं कर रहे। जब आप उसको ऐसा मेजर करते हैं तो आप देखते हैं कि मरकरी है वो 99 के पास है, ठीक है। आप कितना रीडिंग लिख देते हैं 99 या 99.1। अब आप उसको ऐसा आई साइड पे ऐसा रखने के लिए ऐसा देखते हैं, जो नया पर्सन है उसको नहीं पता कैसे देख रहे हैं, वो ऐसा देखता है, ऐसा देखता है तो एक्चुअली 99.1 ही, लेकिन उसको कितना दिखता है, उसको कम दिखता है। वो कितना मेजर कर लेता है 99.1 की जगह वो मेजर करता है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसको एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे रीडिंग लेते हैं। तो मे बी इस पर्सन के लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से फर्स्ट टाइम वो लैबोरेटरी में गया है, उसको आइडिया नहीं है कि कैसे रीडिंग्स लेते हैं, या फिर वो केयरलेस है, वो सही से वायर्स को नहीं कनेक्ट करता, केयरलेसली काम करता है, उसकी वजह से भी एरर्स आ सकती है। तो यहां से क्लियर हुआ कि सिस्टमेटिक एरर सिस्टम की वजह से प्रोड्यूस होती है। सिस्टम में इंस्ट्रूमेंट है और सिस्टम में पर्सन है। तो हम सिस्टमेटिक एरर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होते हैं? एरर इंट्रोड्यूस ड्यू टू द imperfect design, imperfect design of instrument। यहाँ पे उसका डिजाइन या उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है इंस्ट्रूमेंट में, तो आप जब उससे मेजर करके देखते हैं तो वो एक्चुअल वैल्यू मेजर नहीं करके देता, कुछ ना कुछ वो अलग वैल्यू मेजर करके देता है, तो उसमें
यहाँ पे जो मार्किंग है वो मार्किंग यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन वो यहाँ से स्टार्ट हो गई। तो ये जो मार्किंग है, अब ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, अब नापेंगे तो हम यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे इतना गैप, इतना एरर हमेशा रहेगा। तो कोई एंड, एक दो एंड है, इन एंड पे अगर, या हो सकता है कि हमारे पास एक वायर है, एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे एक वायर लगा हुआ है और यहाँ एक स्केल लगा हुआ है ऐसे। अब ये जो वायर तो यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन इसलिए थोड़ा सा उधर खिसक गया, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से ऐसा हो सकता है। अब इस वायर का जब लेंथ नापते हैं तो वायर का लेंथ यहाँ से यहाँ तक नापना है, लेकिन इसके यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इतना लेंथ हमें ये एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि हम नापेंगे हमारे अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए था, 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए, लेकिन ये इतना ही लेंथ नाप दे रहा है 5 सेंटीमीटर, ये लेंथ तो नाप नहीं दे, तो एक्चुअल लेंथ तो ज्यादा है और जो मेजरमेंट करके आपको वैल्यू मिल रही है वो कम मिल रही है। तो हम किसी भी चीज को नापते हैं तो उसका एक एंड से, जैसे हमें इसका लेंथ नापना है तो हमने थोड़ा सा केयरलेस किया और यहाँ पे स्केल रखने की वजह थोड़ा एरर खिसक गया ऐसे। तो ये जो एरर होती है एंड टू एंड रीजन द प्रॉपर्टी, दैट एरर इज कॉल्ड एंड एरर। तो एंड एरर हो सकती है, ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है। एक और वर्ड यहाँ पे आएगा नया, कैलिब्रेशन। प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं किया गया इंस्ट्रूमेंट को तो भी उसमें एरर होती है। कैलिब्रेशन क्या होता है, कैलिब्रेशन ये होता है जैसे हम मेडिसिन लेते हैं तो वो जो उसका कैप है, बॉटल का कैप, जैसे कफ सिरप वगैरह लेते हैं तो बॉटल की कैप पे मार्किंग होती है 5 mm 10 mm, इस तरह से वॉल्यूम का वो शो करता है कि इतना दवाई लेंगे तो वो इतना वॉल्यूम है, तो मिलीमीटर क्यूब में वॉल्यूम को मेजर करते हैं। कैलिब्रेशन क्या होता है, मार्किंग करना। अगर मार्किंग ही गलत कर दिया तो सही से रीडिंग आपको मिलेगी नहीं। सपोज मान लीजिए कि हमें टेम्परेचर मेजर करना है और हमने मार्किंग ही ठीक नहीं की, हमारा स्केल है उसमें मार्किंग ही ठीक नहीं की, जो लाइन है उनके बीच में गैप प्रॉपर नहीं है, तो वो इंस्ट्रूमेंट का डिफेक्ट है, प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं किया। तो ये एक्चुअली कैलिब्रेशन क्या है कि उसका प्रॉपर मार्किंग करना या उसको स्टैंडर्डली मेजर, जैसे मान लो थर्मोमीटर है, इसको कैलिब्रेट करना है, हमें नहीं पता कहाँ इस पे 0 लिखे कहाँ इस पे 100 लिखे, पर हमें 0 से 100 लिखना है, तो हम नेचुरली जानते हैं कि जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। हम इसको लेके जाते हैं और आइस पे रखते हैं, आइस क्यूब पे इसको रख देते हैं, आइस पे रख देते हैं, आइस पे रख देते हैं, इसमें मरकरी ऊपर चढ़ने लगता है या मरकरी डाउन आने लगता है, जहां पे मरकरी आके स्टॉप हो जाता है हम वहां लिख देते हैं 0। ये कैसे 0 हमने पता किया, हम जानते हैं कि आइस का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इस पे 0 मेंशन करें। अब हम इसको बॉइलिंग वाटर में लेके जाते हैं, बॉइल करते हुए वाटर का टेम्परेचर कितना है 100, फिर ये मरकरी ऊपर चढ़ता है, यहाँ 100 लिख देते हैं और इसके बीच में इक्वल गैप बना देते हैं सारे, दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। स्टैंडर्ड वैल्यू से उसको कैलिब्रेट किया है। सो कैलिब्रेशन ही अगर प्रॉपर नहीं होगा तो हम सही से रीडिंग नहीं ले पाएंगे। सो कैलिब्रेशन इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द मेजरमेंट। कैलिब्रेशन समझ में आया आपको कि कैसे कैलिब्रेट करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो हम मार्किंग करते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करके, दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। सो कैलिब्रेशन, अच्छा अब इसमें एक एरर होती है नंबर 2, पर्सनल एरर। सो पर्सनल एरर का क्या रीजन है, पर्सनल एरर इट इज ड्यू टू केयरलेसनेस of a person or observer। कोई भी पर्सन है उसका केयरलेस है, वो प्रॉपर्ली रीडिंग नहीं ले रहा है, तो जो एरर आएगी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। सो ड्यू टू
एरर होती है, ये ए है, बी इधर होगा, ये होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर्स अनप्रेडिक्टेबल होती है, यू कैन नॉट डिटेक्ट। देखिए इन एरर्स को करेक्ट किया जा सकता है या इन एरर्स को रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे? हम एक अगर परफेक्ट डिजाइन वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करें तो हम इंस्ट्रूमेंटल एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट देखिए एक और वर्ड है एरर में, एरर को रिमूव नहीं कर सकते, 100% रिमूव नहीं कर सकते, एरर को आप रिड्यूस कर सकते हैं। आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं जिसमें एरर कम से कम हो। तो हम ये बात कर रहे हैं कि एरर को रिड्यूस किया जा सकता है, रिमूव नहीं। तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? इनको रिड्यूस किया जा सकता है परफेक्ट डिजाइन का इंस्ट्रूमेंट यूज करें, और पर्सनल एरर को रिड्यूस किया जा सकता है अवेयर रह के, और ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लेंगे तो उसको रिड्यूस किया जा सकता है। बट ये जो एरर है रैंडम एरर्स, रैंडम एरर्स को हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते। रैंडम एरर्स का हमें कॉज ही नहीं पता होता कि एक्चुअली क्यों वो हमारे मेजरमेंट में आ रही है। हो सकता है कि वोल्टेज के फ्लक्चुएशंस की वजह से आ रही है, और वोल्टेज के फ्लक्चुएशंस का कोई प्रॉपर मैनर नहीं होता कि इंक्रीज 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 इंक्रीज, ऐसा नहीं। ऐसा होता है कभी इंक्रीज तो कभी इंक्रीज, कभी इंक्रीज तो कभी डिक्रीज, ऐसा कोई पर्टिकुलर मैनर नहीं है। सो वी कैन नॉट एस्टिमेट, हमें आइडिया नहीं लग पाता कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सो हमें एरर्स को वोल्टेज की फ्लक्चुएशंस की वजह से आती है। थंडरस्टॉर्म अगर कहीं हो रहा है, आप देखते हैं टीवी चलता रहता है और थंडरस्टॉर्म होता है तो आप देखते हैं वहां कुछ एरर्स आते हैं। सो एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस की वजह से, मेनली फ्लक्चुएशंस की वजह से ये एरर्स आती है। इनको रिड्यूस करने का एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा रीडिंग्स लो और उनका एवरेज ले। ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लेने से क्या होगा? हो सकता है कभी एरर पॉजिटिव है तो कभी नेगेटिव है, इस तरह से हम ये मानते हैं कि ज्यादा रीडिंग लेंगे और उनका एवरेज ले लेंगे तो रिड्यूस हो सकता है। बट इनका कॉज नहीं पता, अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल है तो ये रैंडमली आती है, वी डोंट नो कॉज ऑफ दिस एरर, और प्रैक्टिकली कैन नॉट रिड्यूस। तरीका क्या है कि ज्यादा से ज्यादा रीडिंग ले लो और उसका एवरेज ले लो। ड्यू टू दिस वी कैन रिड्यूस। अब हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे एक बार फिर से। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टम की वजह से जो इंट्रोड्यूस होती है सिस्टमैटिक एरर। नाउ इंस्ट्रूमेंटल एरर दैट अराइजेस फ्रॉम द एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन। सो ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन or calibration, we already mentioned that okay, imperfection in experimental technique, means we don't follow the actual procedure। हम जो प्रोसीजर है उसका फॉलो नहीं करें। प्रोसीजर क्या है कि आप लैब में गए, सबसे पहले आपको वायर कनेक्ट करने हैं, बैटरी को ऑफ रखना है। आप क्या करते हैं? बैटरी को ऑन करते करते वायर को कनेक्ट करने लगते हैं, है ना। जैसे मोबाइल को चार्ज करने का एक प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है भैया? आप पहले स्विच बोर्ड में चार्जर को लगाइए, प्लग में चार्जर को लगाइए, फिर मोबाइल में उसका पिन लगाइए और देन स्विच ऑन करिए। आप क्या करते हैं? पहले मोबाइल में पिन लगा देते हैं और फिर स्विच को ऑन कर देते हैं और फिर उसमें चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज हो रहा है बट इट इज नॉट ए प्रॉपर प्रोसीजर। सो जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। सो एक और है यहाँ पे इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। सो ऐसे ही एक एग्जांपल है कि जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, हम किसका टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं? अगर आपको फीवर है तो हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं, और बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर इंटरनल है। लेकिन जब हम एक थर्मोमीटर आर्म प्लेट के नीचे लगाते हैं, ये बगल में लगाते हैं, तो वो टेम्परेचर मेजर करके देता है। लेकिन क्या वो एक्चुअल टेम्परेचर मेजर करके देता है बॉडी का? नहीं, कुछ ना कुछ एरर है, क्योंकि इंटरनल जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है और आर्म प्लेट में लगाया आपने तो वो कम टेम्परेचर मेजर करके देगा। सो दिस इज नॉट ए प्रॉपर टेक्निक टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो बट हम लोग करते हैं जनरली ऐसा। सो अदर एक्सटर्नल कंडीशन, ठीक है, और अदर एक्सटर्नल कंडीशन जो है टेम्परेचर, वेलोसिटी, उन पे भी ह्यूमिडिटी, उन पे भी ये
इंस्ट्रूमेंटल एरर डिपेंड करती है। तो इसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं ले सकते, इसलिए अलग से करने का कोई जरूरत नहीं है। नाउ पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में मैंने आपको बताया था केयरलेसनेस की वजह से कुछ एरर्स आ जाती हैं। ये इंडिविजुअल बेसिस पे होती है। इंडिविजुअल बेसिस का मतलब है जो पर्सन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसकी वजह से ये एरर इंट्रोड्यूस होती है इंडिविजुअली। लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग, उसने अपने इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली सेटअप नहीं किया है। और इंडिविजुअल केयरलेसनेस, उसकी केयरलेसनेस की वजह से एरर्स वहां पे इंट्रोड्यूस हो गए हैं। और टेकिंग ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशंस होती हैं कुछ, उन बिना प्रिकॉशंस को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है और रीडिंग्स ले रहा है तो भी एरर्स इंट्रोड्यूस हो सकती हैं। तो इस तरह से हम लोग इन एरर्स को डील कर सकते हैं। और ये सिस्टमेटिक एरर्स को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं कि एरर का रीजन क्या है, कॉज क्या है। और अगर एक बार रीजन पता लग जाएगा तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। So systematic error can be minimized by improving experimental technique। अच्छी टेक्निक्स आप यूज करिए, प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करिए। सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट्स, आप परफेक्ट डिजाइन वाला इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करेंगे तो इंस्ट्रूमेंटल एरर कम आएंगे। एंड रिमूविंग पर्सनल बायसेस, और जो पर्सनल केयरलेसनेस की वजह से एरर्स हो रही हैं उनको आप अवेयर रह के रिड्यूस कर सकते हैं। सो और कुछ नेसेसरी करेक्शन हम करने के लिए एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। बट रैंडम एरर्स, नाउ रैंडम एरर्स कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड बिकॉज द कॉज ऑफ दीज एरर्स आर अनप्रेडिक्टेबल्स। उनकी कॉज ही नहीं पता, किसी चीज का पता ही नहीं कि ये क्यों आ रही है एरर, तो हम उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। यहाँ तो हमें पता इंस्ट्रूमेंट के डिजाइन में कोई डिफेक्ट है, हर बार जब मेजर करते हैं 10 ग्राम ज्यादा देता है हर बार, तो हम समझ गए कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। यहाँ भी हमें पता लग गया कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होता है हम समझ जाते हैं कि हमारी ही गलती थी। जैसे हम नया नया साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि सामने वाले की गलती होगी, हम तो ठीक चला रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम चलाते रहते हैं, हम एक्सपर्ट होते हैं, फिर हम समझ जाते हैं कि पहले हम बहुत गलतियां किया करते थे। वैसे ही आप पहली बार जाके जाएंगे, कुछ गलतियां होंगी, धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस होगा और आप इन एरर्स को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। रैंडम एरर्स को मिनिमाइज नहीं कर सकते बिकॉज कॉज इज अनप्रेडिक्टेबल। सो रैंडम एरर्स आर दोज एरर विच अकर इरेगुलरली आती हैं, hence are random with respect to sign and size। कितनी भी आ सकती है, इरेगुलर है, ऐसा नहीं कि 1 1 1 का एरर आ रहा है हर बार, कुछ भी आ सकता है। पहले 1 का आ सकता है, फिर 5 का आ सकता है, फिर 2 का आ सकता है, अनप्रेडिक्टेबल। इनका साइज भी वेरी होता रहता है और साइन भी, कभी एरर पॉजिटिव है, एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा मेजर कर रहा है, कभी कम मेजर कर रहा है। तो साइन और साइज का मतलब एरर 2 का है कि 5 का, और साइन का मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव। सो एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, सो अनप्रेडिक्टेबल है। दीज कैन अराइज ड्यू टू द रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस। ये जो एरर्स है वो रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस की वजह से इंट्रोड्यूस होती हैं इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। जैसे एग्जांपल है अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर में बार बार चेंजेस हो रहे हैं तो एरर आ सकती है, और होते हैं। आप देखते हैं मॉर्निंग में टेम्परेचर कम होता है, फिर आफ्टरनून में ज्यादा होता है, ऐसे हर सेकंड पे टेम्परेचर का बहुत स्लाइड सा चेंज होता रहता है, तो उसकी वजह से एरर आते हैं। फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर, वोल्टेज सप्लाई में फ्लक्चुएशंस की वजह से आते हैं। मैकेनिकल वाइब्रेशंस हो रहे हैं, मान लो हम यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और बाहर से एक रॉड रोलर जा रहा है तो पूरे वाइब्रेशंस रूम तक आ जाते हैं। देखा ना आपने, ऐसा वाइब्रेशंस होता है। जैसे आपके घर में अगर चक्की है तो वो चल रही है तो बाकी के रूम में भी थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशंस होता है। हो सकता है कहीं मैकेनिकल वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उनकी वजह से एरर हो। सो ये एरर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा रीडिंग्स लेके। एक एरर और होता है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि लीस्ट काउंट क्या होता है। तो हम ये जानते हैं कि लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट इज द वैल्यू व्हिच कैन बी मेजर्ड, स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उससे जो सबसे छोटा वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं
दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो हमारा जो स्केल है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि उससे सबसे छोटा वैल्यू एक लाइन से दूसरी लाइन कितनी दूर है 0.1 सेंटीमीटर। सो जो सबसे छोटा वैल्यू किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। सो हो सकता है कि हमारे पास जो वेट है वो 257 ग्राम है और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट है 0.1, मतलब एक डिजिट तक ही नाप के देंगे। 0.12 नहीं नाप सकता, उसको 0.1 ही बोलेंगे। अब उससे अगर इसको मेजर करेंगे तो क्या ये एक्चुअल वैल्यू आपको बताएगा? नहीं, एक्चुअल वैल्यू नहीं बताएगा, ये बताएगा 0.2 या फिर बताएगा 0.3। तो ये एक्चुअल वैल्यू है ये और ये इनमें डिफरेंस हो सकता है 0.3 बता दे, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, कम बता दे 0.2, बट ये बता कहां तक सकता है? ये बता सिर्फ यही तक सकता है। ये कहां तक बता सकता है? 1 डिजिट। क्यों? क्योंकि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट ही 0.1 सेंटीमीटर, तो इतना ही बताएगा। सो हो सकता है कि लीस्ट काउंट जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो उतना एक्यूरेटली, उतना प्रिसाइज वैल्यू मेजर करके ना दे। सो लीस्ट काउंट क्या होता है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लीस्ट काउंट। सो लीस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि कितना वो नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट के बाद वो रीडिंग देता है। डेसिमल पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद कितने डिजिट तक वो आपको मेजर करके देता है, दैट इज द रिजोल्यूशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। सो उस पर डिपेंड करता है। और ये बाकी चीजें हम बात कर चुके हैं कि वर्नियर कैलिपर का रिजोल्यूशन होता है 0.01 सेंटीमीटर, हमारा जो स्केल है उसका 0.1 सेंटीमीटर होता है। सो ये सब तो लीस्ट काउंट की वजह से जो एरर इंट्रोड्यूस होंगी दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। बट मेनली ये दो एरर्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर और रैंडम एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में एक तरह से ये एरर भी आ जाती है, पर्सनल एरर, और तो ये दो एरर्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं और रैंडम एरर्स को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते। बस एक हमारे पास एक वे है कि ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लेकर उनका एवरेज ले लें, वो वे तो यहाँ पे चलेगा, सब जगह चलेगा। आप क्या सोचते हैं? एरर आ रही है तो आ रही है, उसका कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप ज्यादा एफर्ट कर सकते हैं। आप पहले 10 रीडिंग्स ले रहे थे, आप 20 रीडिंग्स लेंगे और उनका एवरेज पे ले लेंगे, तो उससे अनप्रेडिक्टेबल है। तो हम ये मान के चलते हैं कभी पॉजिटिव हुआ होगा, कभी नेगेटिव हुआ होगा, एवरेज लेने से बैलेंस हो जाता है। अगर आपने 3 ही रीडिंग ली और 2 में इंक्रीज हुआ, 1 में डिक्रीज हुआ, तो आपको वैल्यू चेंज मिलेगी। अगर आप 50 रीडिंग्स लेंगे तो अनप्रेडिक्टेबल है, मे बी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि एवरेज लेने से पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू बैलेंस हो जाती है और आपको थोड़ा सा एक्यूरेट रीडिंग मिलती है। सो यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ हायर प्रिसिजन, इंप्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, वी कैन रिड्यूस द लीस्ट काउंट एरर, repeating the observation several times and taking the arithmetic mean of all observation। बार बार रिपीट करेंगे एक्सपेरिमेंट को और उनका मीन लेंगे, एवरेज लेंगे। The mean value would be very close to the true value। यहाँ से और मान लो अब हमें पता ही नहीं है कि ट्रू वैल्यू क्या है। मान लो ये हमें दे दिया, बोला इसका लेंथ मेजर करिए। अब हमें नहीं पता कि लेंथ है कितना। चलो सॉल्ट के पैकेट पे तो लिखा हुआ 1 kg, हमें पता था इसका ट्रू वैल्यू 1 kg है। हम मेजर करके दोनों का डिफरेंस निकाल लेते थे और जो डिफरेंस होता था उसको बोलते हैं एरर। अब एक्चुअल वैल्यू ही नहीं पता, ट्रू वैल्यू ही नहीं पता क्या है इसमें, वही तो आपको एक्सपेरिमेंट है कि आपको पता ही क्या है। हम इससे 10 रीडिंग लेते हैं स्केल से, लेकिन डिफरेंस किससे करें? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू कैसे करें? हम तो इसको नाप रहे हैं और नाप के जो आएगा वो तो मेजर्ड वैल्यू, और ट्रू वैल्यू हमें पता नहीं। तो हम क्या करते हैं? ट्रू वैल्यू डिसाइड करने के लिए इसकी जो रीडिंग्स ली हमने 10, उनका एवरेज ले लेते हैं और उसी को क्या अज्यूम करते हैं कि ये ट्रू वैल्यू है, और फिर एरर कैलकुलेट करने के लिए ट्रू वैल्यू उसमें से फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू है इसको माइनस करते हैं, तो बोलते हैं ये एरर है फर्स्ट मेजरमेंट की। फिर जो एवरेज करके जो वैल्यू आई है ट्रू वैल्यू, उसमें से सेकंड जो मेजर्ड वैल्यू आई है इसको माइनस करते हैं, ये है एरर इन सेकंड मेजरमेंट। हम करेंगे आगे ऐसा। तो बेसिकली आज हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था एरर क्या होता है, एरर कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या रीजन है मेजरमेंट में एरर इंट्रोड्यूस होने के,
और उन एरर्स को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, आई होप कि अब बात आपको थोड़ा समझ में आई। थ्योरेटिकल है, एरर को हम मैथमेटिकली भी डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मैथमेटिकली ये समझेंगे कि अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो एरर कितने टाइप्स में होती है, कितने कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो अभी हमने मैथमेटिकली एरर को डील नहीं किया है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।